हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के आई एस। आज हम पढ़ेंगे बजट, वो भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बजट में जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है वो ही देखेंगे। पूरा हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक से देखेंगे कि बजट क्या होता है, बजट कैसे पास किया जाता है। देन उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है कि अगर आया है तो डेफिनेटली उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो बजट का हर एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। ओके, क्या कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड मोस्ट बेसिकली जो भी बेसिक है बजट का, जैसे मोस्ट ऑफ दी वीडियोस में क्या होता है कि बेसिक के ऊपर ध्यान नहीं देते, बट जो करंट में वही पढ़ा देते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक पढ़ाऊँगा, बेसिक के साथ करंट के एस्पेक्ट्स पढ़ाऊँगा जो बजट में है, एंड उसके साथ साथ उससे रिलेटेड पीवाईक्यू कराऊँगा। अगर उससे रिलेटेड पीवाईक्यू नहीं है तो उससे मिलते जुलते रिलेटेड पीवाईक्यू जितने भी होंगे उतने करेंगे। ओके, सो ये पूरा एजेंडा होने वाला है आज की वीडियो का। दिस विल बी अ पार्ट 1 ऑफ आवर बजट। ओके, पार्ट 2 में जल्दी ही रिलीज़ करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले समझते हैं कि बजट है क्या। ओके, बजट है क्या, पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि बजट बजट बजट। बट बजट अगर मैं आपको एक इजी वे में, इजी मेथड में बताऊं तो वो बहुत कम लोगों को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ट्राई करो कि ऐसे समझने के लिए समझो कि एक ट्रिप है। ठीक है, एक बॉयज ट्रिप प्लान हो रही है। कहाँ पे? थाईलैंड। ओके, थाईलैंड में बॉयज ट्रिप हो रही है। तो यहाँ पे 10 बॉयज है, 10 बॉयज अपने बॉयज ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके लिए। तो समझो कि 10 बॉयज बॉयज ने एक्स अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करिए मिलके। तो ये क्या हो गया? ये इनका रेवेन्यू हो गया। ओके, कंट्रीब्यूट करने के बाद वो थाईलैंड पहुंचेंगे। थाईलैंड में जाके वो सब कुछ खर्च करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर उसको कहेंगे। ठीक है, स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक्स अमाउंट, उन्होंने क्या किया, एक्स अमाउंट यहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूट करी। ओके, जो उनका रेवेन्यू था, और उन्होंने वो स्पेंड करी। समझो कि x प्लस 5 अमाउंट उन्होंने स्पेंड कर दी, मतलब 5 और स्पेंड कर दी। तो यहाँ पे क्या हो गया? उनका रेवेन्यू जो था और एक्सपेंडिचर जो था, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या था? एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया रेवेन्यू से। तो ये बजट क्या हो गया? बजट डेफिसिट हो गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जितना कमाए तो उससे ज़्यादा स्पेंड कर लिया। बेसिकली सिंपल वे में यही होता है बजट, कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और आप कहाँ पे वो स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो, अब इसके डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, अलोकेटिंग एंड मॉनिटरिंग पब्लिक फंड्स। सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कहाँ प्लान करेंगे, अलोकेट कैसे करेंगे और मॉनिटर करेंगे। अब यहाँ पे की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? रेवेन्यू एस्टिमेट, मतलब कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि समझो कि कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? टैक्सेस से, यूजर फीस से आता है। समझो आप फाइन्स दे रहे हो, इनकम टैक्स दे रहे हो, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, जीएसटी दे रहे हो। ये सारी चीज़ें ये आपके रेवेन्यू एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है, देन एक्सपेंडिचर प्लानिंग, कि अब कहाँ पे वो पैसा खर्च कर रहे हो। ओके, इसको कहेंगे एक्सपेंडिचर, और पूरा प्लान होता है। एंड देन फिजिकल पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। अब ये फिजिकल पीरियड क्या होता है कि वो जो पूरे ईयर की प्लानिंग है। जैसे अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे फिजिकल पीरियड कब होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, ये हमारा फिजिकल ईयर होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर होता होगा ये। तो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी तो इस ईयर से, जैसे अप्रैल 1 स्टार्ट होगा और 31 मार्च उसका एंड होगा। क्लियर है, ये हमारा फिजिकल ईयर होता है। तो इसके लिए जब भी देखो ना, ऑफिस में जब भी मार्च एंड होता है तो बोलते हैं मार्च एंड है, बहुत काम है। मार्च एंड बहुत काम है, क्यों? क्योंकि उनको सारी चीज़ें, फाइनेंशियली सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। तो बेसिकली ये है, यहाँ पे आपने सीखा रेवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और उसका एक टाइम होता है फिजिकल ईयर। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? एंश्योर रिसोर्स एलोकेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बड़े बड़े कीवर्ड्स। प्रीलिम्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं, प्रीलिम्स के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक जानते हैं। गवर्नमेंट बजटिंग इन इंडिया। ठीक है, फोकस क्या होता है? यूनियन बजट ऑफ इंडिया कौन करता है? ये यूनियन बजट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो बजट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। बट जो इंडिया का होता है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग करती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 1012 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो आर्टिकल 112 याद रखना है, बजट से रिलेटेड है। देन फिजिकल ईयर अगेन 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जस्ट मैंने बताया था। ठीक है, क्लियर है ये? तो आगे बढ़ता है। तो यूनियन बजट के कुछ कैटेगरीज होते हैं, क्योंकि डेटा कैटेगरीज क्या है? बजट एस्टिमेट्स,
बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और प्रोविंशियल एक्चुअल्स, ठीक है। इसको आप बजट में देखोगे आपको यहाँ पे BE लिखा आएगा, यहाँ पे RE लिखा आएगा और यहाँ पे PA लिखा आएगा, ओके। तो बजट एस्टिमेट क्या होता है, समझो कि मैं अभी बजट बना रहा हूँ, अभी मैं हूँ 2000, समझो Jan 2024 चल रहा है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल कब होगा, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जो जो चीज़ें लगेगी, जो भी प्लानिंग होगी, जो भी रिसोर्सेज अलोकेट होंगे, कहाँ से टैक्स वगैरह आएगा, तो इसकी सारी प्रोजेक्शन क्या होगा, ये इसको कहेंगे अब बजट एस्टिमेट। कब होगा, ये बजट के पहले होता है, प्रोजेक्शन अगले साल के लिए, अपकमिंग फिस्कल ईयर्स के लिए। अब देखो, एक होता है कि रिवाइज बजट, कि अभी हम लोग क्या किया, अभी हम लोग इस बजट के ईयर में आ गए, समझो इस बजट ईयर में आ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आने के बाद कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें मतलब कि समझो कुछ खर्चा हो रहा है, तो उसको हम लोग को रिवाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि समझो हमने एस्टिमेट किया था 50 CR, कि यहाँ पे 50 CR खर्चा हो रहा है, बट यहाँ पे 60 CR खर्चा हो रहा है, ठीक है, हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल फिस्कल ईयर बजट, ओके, एंड प्रोविंशियल एक्चुअल्स, ये कब होता है, ये सब बजट होने के बाद, ठीक है, पूरा ईयर खत्म होने के बाद ऑडिट होता है, या ऑडिट के बाद होता है कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। जैसे हमने बजट एस्टिमेट कर लिया, फिर उसको रिवाइज कर लिया, फिर एक्चुअल में पिक्चर क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट देखते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। ओके, चलो कि बजट कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि बजट दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट क्या, यहाँ पे आगे मैं क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा, बट अब ऊपर से बता रहा हूँ कि टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। नॉन टैक्स मतलब क्या, यूजर फी हो गए, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट हो गए, जो कि हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट हमें आते हैं, ठीक है, तो कोई ग्रांट्स आती है, तो ये सारे हो गए नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने कहाँ का एक्सपेंड किया। देन कैपिटल बजट, ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि ये ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट है, बजट के 2 पार्ट ऑफ बजट होते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ बजट, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक प्लान्स, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम हो गई सेक्टरल प्रायोरिटी, मतलब कि समझो कि इस बार एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी देनी है, तो ये सारा हो गया। एंड देन रिसोर्स एलोकेशन, कि कहाँ से हम लोग को कहाँ पे पैसा प्रॉपर खर्चा करना है, ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट। एंड देन फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल बेसिकली पॉलिटी का पार्ट होता है, ओके। यहाँ पे क्या होता है, टैक्सेशन प्रोपोजल, मतलब कि मुझे ये वाला नया टैक्स लेके आना है या फिर ये टैक्स मुझे हटाना है, तो ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद इनकम टैक्स रिवीजन एंड देन इनकम टैक्स चेंजेस, ये होता है पार्ट बी एंड ये पार्ट ए, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेजर बजट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर बजट स्पीच जो वो देती है, देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एक्चुअली। इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन रखा है, क्या है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 112, देन डिमांड फॉर ग्रांट्स आर्टिकल 13 एंड फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 110, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मतलब, कितना खर्चा होने वाला है, कितना खर्चा और कहाँ से पैसे आएगा, दिस इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर वाला पार्ट 112। देन डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, हर एक मिनिस्ट्री अपने लिए कुछ बोलेंगे, हमें इतना इतना पैसा चाहिए, तो ये हो गया उनका डिमांड फॉर ग्रांट्स, ओके, तो वो 113 से आ जाएगा। एंड फाइनेंशियल बिल 110, ठीक है। देन इसके बाद और क्या होता है, अंडर FRBM, ठीक है, अंडर FRBM एक्ट इट इज मैंडेटरी टू पब्लिश मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सेटलमेंट एंड मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी पेमेंट। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंडर है, FRBM एक्ट के अंडर है, ओके। तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, 1 मिनट पॉज करो, अब ट्राई करो, नहीं आता तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। अलॉन्ग विद द बजट the finance minister also place other document before the parliament which include macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by, कौन mandate करता है,
आर्टिकल 12 और आर्टिकल 10 नहीं करता, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ये भी नहीं करता, आर्टिकल 13 भी नहीं करता, प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट, यस FRBM एक्ट करता है, जस्ट पढ़ा था हमने, इट इज मैंडेटेड अंडर FRBM एक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देन कुछ की फैक्ट अबाउट बजट, ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। बजट की देखो पहले क्या होता ना, 1 फरवरी को बजट लाया जाता था, बट ये 2017 और 18 के बाद ये प्रैक्टिस बंद कर दी। ओके और उसके बाद यहाँ पे 2017 और 18 से लेके इंटीग्रेटेड, जैसे पहले क्या होता था रेलवे बजट अलग पेश होता था और जनरल बजट अलग, बट इसको अभी क्या जनरल बजट के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया है। और किसके कहने पे, विवेक डेब्रॉय कमेटी के कहने पे। तो ये बहुत जरूरी है, ये कमेटी याद रखो, विवेक डेब्रॉय कमेटी। कब हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में। एंड नोडल एजेंसी, ये बजट बनाता कौन है, बजट बनाता है बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, किसके अंडर रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर रहता है। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन नहीं बनाता बजट, फाइनेंस कमीशन बजट नहीं बनाता, कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर आता है। ओके देन चलो ये क्वेश्चन बताओ मुझे सॉल्व करके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट ऑफ द पार्लियामेंट। कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करता है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ओके क्लियर है ये, चलो आगे बढ़ते हैं। देन देयर आर 4 फेजेस ऑफ बजट। ओके क्या 4 फेजेस है, एक तो बजट फॉर्मुलेशन। अब बजट फॉर्मुलेशन को कैसे समझेंगे ये बताओ, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्ड एस्टिमेट। समझो कि एक सिंपल वे में, एक बेटर वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। समझो कि हर मिनिस्ट्री एस्टिमेट देती है, यहाँ पे हर मिनिस्ट्री, ठीक है, हर मिनिस्ट्री एक एस्टिमेट देती है, ठीक है, एक एस्टिमेट देगी। क्या एस्टिमेट देगी कि हमें इतना पैसा चाहिए, ठीक है, इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा खर्च होने वाला है, हमें इतना पैसा चाहिए। तो ये क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्ड एस्टिमेट्स। ओके देन ये इसके होने के बाद क्या होता है कि मिनिस्ट्री ने बोला कि इतना इतना पैसा चाहिए, तो पार्लियामेंट क्या करती है, उसको इनेक्ट करती है, मतलब उसको पास करती है। तो उसको फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब वहाँ से पैसे निकालेंगे हम लोग। ओके देन इसके बाद बजट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बजट को फॉर्मुलेट कर लिया, बताया कि इतना पैसा चाहिए, उसको पास कर दिया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पैसा ले रहे हो तो पैसा कैसे खर्चा होगा और किधर खर्चा होगा और कितना खर्चा होगा ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड बजट एंड इसके बाद लेजिस्लेटिव रिव्यू, ये ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रोग्राम्स, कौन, ये कैग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बजट की 4 स्टेप प्रोसेस, फॉर्मुलेशन, एनैक्टमेंट, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू। ओके तो बेसिकली अब देखते हैं कि बजट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके क्योंकि बजट को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट की स्पीच देती है। तो बजट की स्पीच देने से पहले प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करता है, सेट द डेट फॉर बजट प्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बिना बजट हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ओके शी कैन नॉट present the budget without the prior recommendation of the president. Then what is the next step, budget presentation. Okay once the finance minister get the recommendation of the president and the president set the date for the budget presentation, okay finance minister gave a speech, ठीक है, she gave speech on this budget. Okay finance minister present the budget in Lok Sabha, budget speech कहते हैं उसे। then उसके बाद once the speech is over, वहाँ पे जनरल डिस्कशन होता है among the parliamentaries, ओके कि वहाँ पे बेसिकली हाउस डिबेट उसको कहेंगे। ओके यहाँ पे देख सकते हो बजट इज प्रेजेंटेड, जनरल डिस्कशन इन द बोथ द हाउस। ओके एंड देन व्हाट, वंस द डिस्कशन इज टेकिंग प्लेस, यहाँ पे स्क्रूटिनी करते हैं कौन, डिपार्टमेंटल कमिटीज, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना ग्रांट बताती है, ठीक है, कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल कमिटीज वो जो ग्रांट को है, डिमांड ऑफ ग्रांट को, दे स्क्रूटिनाइज डिमांड। ओके तो यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटी स्क्रूटिनाइज करती है। देन डिटेल डिस्कशन एंड वोटिंग फॉर डिमांड इन द लोकसभा, देन द वोटिंग हैपन एंड द वोटिंग वन द वोटिंग्स हैपन, अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल इज पास्ड। ठीक है क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, उसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं।
कि यहाँ तक क्या हुआ था, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज वन द स्क्रूटिनी इज डन, वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट टेकन प्लेस, लोकसभा वोट ऑन ईच डिमांड, राज्यसभा डिस्कसेस बट कैन नॉट वोट, क्योंकि राज्यसभा के पास वो पावर नहीं है। ओके, देन दिस ग्रांट टेक प्लेस, कट मोशंस, इकोनॉमिक कट, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट एंड टोकन कट। बेसिकली व्हाट आर दिस कट, व्हाट इज पॉलिसी कट? ओके, पॉलिसी कट मतलब क्या, डिसअप्रूवल ऑफ द अंडरलाइंग पॉलिसी, मतलब वो पॉलिसी पूरी खारिज हो जाती है, ठीक है, मतलब वो पॉलिसी डंप कर दी जाती है। देन इकोनॉमिक कट, ओके, सजेशन रिड्यूस एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक कट मतलब क्या, समझो कि 100 CR एक स्कीम के लिए बोला गया है, बट इकोनॉमिक कट में वो क्या होगा, वहाँ पे बस कितना, समझो कि 10 CR कट कर दिया, तो अब उसको कितना अलॉट होगा, 90 CR, ये हो गया इकोनॉमिक कट। एंड देन टोकन कट, हाईलाइट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रीवांस, यहाँ पे क्या, रिड्यूस बाय 100 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस बाय 100 रुपीज़ टोकन कट के लिए, ज़्यादा कट नहीं करते, ठीक है, ये एक एस्टिमेट होता है। बट बेसिकली क्या होता है, अगर ये इसमें से कौन सा भी एक कट पास हो गया ना, इसका मतलब कि गवर्नमेंट के पास क्या मेजोरिटी नहीं है एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके आगे पास होता है एंड गवर्नमेंट गिर सकती है। ओके, देन आता है अप्रोप्रिएशन बिल, ऑथराइज विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, समझो कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ठीक है, कि मिनिस्ट्री ने, हर एक मिनिस्ट्री ने बोला कि मुझे इतना इतना पैसे चाहिए, ठीक है, अपनी डिमांड कर दी। अब ये डिमांड करने के बाद पैसे निकालने पड़ेंगे, तो ये पैसे कब निकलेंगे, ये पैसे फाइनेंस बिल से निकलेंगे? नहीं, ये पैसे निकलेंगे, ये डिमांड होने के बाद इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर वोटिंग होती है। वंस द वोटिंग इज पास, ठीक है, एक अप्रोप्रिएशन बिल होता है, ठीक है, ये अप्रोप्रिएशन बिल, ये वोटिंग से एक बार पास होने के बाद ये जो डिमांड है, इससे पैसे निकालने हैं मुझे, तो ये कहाँ से निकालते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं बेसिकली। बट ये अप्रोप्रिएशन बिल ये प्रेसिडेंट को पास करना पड़ता है, मतलब एक बार वोटिंग होंगे, इसको उसको एसेंट देना पड़ेगा, और वंस द एसेंट इज गिवन, यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो पैसे निकालने की बात हो गई। ओके, अप्रोप्रिएशन बिल से मैं पैसे निकालूंगा, ठीक है, बट सर फिर फाइनेंस बिल से क्या होता है? ओके, फाइनेंस बिल से मतलब कि समझो कि एक टैक्स है, एक नया टैक्स इंप्लीमेंट करना है या फिर टैक्स में पैसे बढ़ाने हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस बिल में होती है, ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएशन बिल में नहीं होती। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब कि पैसे निकालना होता है। क्लियर है ये? अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल में बहुत सारे स्टूडेंट को ये बहुत ये रहता है, डाउट रहता है कि सर ये बेसिकली होता क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। अप्रोप्रिएशन बिल से इतना समझो कि जब तक वोटिंग होने के बाद, वोटिंग पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसको एसेंट नहीं देता, तब तक गवर्नमेंट पैसा नहीं निकाल सकती। और उसके बाद फाइनेंस बिल क्या होता है कि आपको कोई भी पॉलिसी चेंजेस, यूजर फी वगैरह लानी है, तो वो फाइनेंस बिल में चले जाएगा, और उसके बाद फाइनेंस बिल पास होने के बाद वो टैक्सेस वगैरह बढ़ेंगे, कम होंगे। ओके, इसमें ना और एक चीज़ है, ओके, तो जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता तब तक गवर्नमेंट पैसे नहीं निकाल सकती। तो गवर्नमेंट पैसे नहीं निकाल सकती तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1-2 मंथ तो लगते हैं बजट के लिए पास होने में, तो वहाँ तक फिर गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएगा? तो ओके, तो वहाँ पे रूल आता है वोट ऑन अकाउंट का। ओके, किसका रूल आता है? वोट ऑन अकाउंट का। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, वोट एन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। ओके, तो ये 2 चीज़ें, तो ये 2 चीज़ें एक थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि वो वोट एन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। तो बेसिकली जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता तब तक गवर्नमेंट फंड से पैसे नहीं निकाल सकती। तो उनको भाई गवर्नमेंट तो चलानी है, सैलरीज देनी है, पेंशन देने, बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो कहाँ से करेगी? तो वोट ऑन अकाउंट पास होता है। तो वोट ऑन अकाउंट पास होता है तो वहाँ से वो गवर्नमेंट पैसे निकालते हैं, 1-2 महीने के लिए अपने पास पैसे निकाल के रख देती है। तो बेसिकली क्या है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट पार्लियामेंट से 2 से 4 मंथ का खर्चा अप्रूव करती है। ओके, जब पूरा बजट अभी तक पास नहीं हुआ होता, बेसिकली ये है। इसको ऐसे समझो, ठीक है, इमेजिन अप्रैल आ गया है लेकिन पूरा यूनियन बजट अभी भी डिस्कस हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि पहले 1 फ़रवरी में बजट स्टार्ट होता है और अभी अप्रैल आ रखा है और स्टिल बजट पूरा डिस्कस ही हो रहा है। तब तक सरकार बोलती है कि मुझे कुछ पैसे, मुझे कुछ टाइम के लिए पैसे दो रूटीन काम करने के लिए, जैसे कि सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वोट एन अकाउंट करते हैं, उससे 2 से 4 महीने के लिए गवर्नमेंट अपने पास पैसे रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या है? ये सिर्फ एक्सपेंडिचर पार्ट होता है, यहाँ पे इनकम या पॉलिसी, नई पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं कर जाती,
ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंडिचर पार्ट। यहाँ पे आप आके बोलोगे कि मुझे ये पॉलिसी लेके आनी है, ये वो नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ एक्सपेंडिचर पार्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे नो न्यू स्कीम्स कैन बी इंट्रोड्यूस यहाँ पर, और टैक्स प्रपोजल नहीं होगा, और टैक्स प्रपोजल, ठीक है। वैलिडिटी कितनी होती है इसकी? 2 months, ओके। एंड दिस इज पास्ड विदाउट डिस्कशन, पास्ड विदाउट डिस्कशन। क्लियर है ये? बस इतना ही है, ओके, क्लियर है। अब जानते हैं व्हाट इज इंटरिम बजट, ओके। देखो इंटरिम बजट कैसा होता है ना, एक फुल बजट जैसा ही होता है जो टेम्परेरी गवर्नमेंट या आउटगोइंग गवर्नमेंट देती है जब जनरल इलेक्शन के आसपास होता है, ओके। कि समझो कि 2019 में, ओके, 2019 में इलेक्शंस हो रहा है, ठीक है। अब इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट को बजट तो देना पड़ेगा, बट अगेन वहां पे गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है आफ्टर इलेक्शन। और इलेक्शन कब है? ठीक है, इलेक्शन समझो कि मई में है, ठीक है, और बजट कब? जैन में पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे गवर्नमेंट? इंटरिम बजट लेके आएगी, जो पीयूष गोयल सर ने लेके आए थे, ठीक है। इमेजिन इलेक्शन आने वाले और नई सरकार कौन बनेगी ये क्लियर नहीं है, तब करंट सरकार पूरा बजट नहीं बना सकती, तो वो एक इंटरिम बजट देती है जिसमें वोट एंड अकाउंट भी होता है, साथ ही रेवेन्यू एस्टीमेट, फिस्कल डेफिसिट, रेसिड्यू वगैरह ये सब होती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू स्कीम वगैरह प्रपोज नहीं कर सकते ना, यहाँ पे न्यू स्कीम वगैरह प्रपोज कर सकते हैं। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? एक मिनी बजट, एक मिनी बजट टाइप होता है ये, ओके। एंड यहाँ पे वोट एंड अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट इसका पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे नए टैक्स प्रपोजल लेके नहीं आते थ्योरेटिकली, बट ला सकते हैं, ठीक है, लेके आते नहीं बट ला सकते हैं, ओके। और ये वैलिड होता है टिल द गवर्नमेंट ब्रिंग द फुल बजट, जनरल बजट, ओके। क्लियर है। यहाँ पे पॉलिसी की बात करूँ, ठीक है, कि जैसे 2019 में गवर्नमेंट ने पीएम किसान करके स्कीम लेके आए थे, तो वो इंटरिम बजट के थ्रू आई थी, ओके, पीएम किसान। तो चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे फीचर्स, वोट एंड अकाउंट, इंटरिम बजट क्या होता है? ये सिर्फ टेम्परेरी खर्चे की इजाजत दी जाती है, और यहाँ पे पूरा टेम्परेरी बजट होता है एस्टिमेट के लिए। क्या टैक्स या पॉलिसी अनाउंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, और यहाँ पे यस कर सकते हैं। कब यूज होता है? जब बजट पास होने में टाइम हो, ठीक है, जैसे बजट के बीच में, जब जनरल इलेक्शन को टाइम हो, ठीक है, कि जैसे बजट के बाद इलेक्शन आ रहा है तब। डिस्कशन रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे डिस्कशन रिकॉर्ड नहीं होता, डायरेक्टली पास होता है। यस, यहाँ पे थोड़ा और डिस्कशन होता है। क्या वोट एंड अकाउंट इसका पार्ट है? इट इज अ स्टैंड अलोन टूल, ठीक है, वोट एंड अकाउंट एक स्टैंड अलोन टूल है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरिम बजट में ये इंक्लूड होता है वोट एंड अकाउंट। क्लियर है? आई होप अभी वोट एंड अकाउंट और इंटरिम बजट आपको क्लियर है। अगर क्लियर है गाइस तो ये 2024 का क्वेश्चन है। पहले तो वोट एंड अकाउंट वाला क्वेश्चन करते हैं 2011 का, पहले इसको सॉल्व करो। The provision of vote and account is usually used by regular government, while an interim budget is a provisional used by caretaker government. अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू या नहीं है? ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये तो ट्रू है, बट यहाँ से सिर्फ प्रोविजनल केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं करती ना, यहाँ पे जो रियल गवर्नमेंट है उस टाइम की वो भी करती है वो इंटरिम बजट। जरूरी नहीं है कि केयरटेकर गवर्नमेंट ही करे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो वोट एंड अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट इज बजट, while interim budget include both expenditure and receipt. So this is a true statement, जैसे मैंने कहा था, ठीक है, this is a true statement, okay. तो which of the following is correct? Option B is correct, okay, clear है। चलो ये 2024 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। The finance with reference to the union budget considers the following statement. The union finance minister on the behalf of the prime minister lays down the annual financial statement before both the house. देखो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करती है, बट वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे करती है नहीं। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करती है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज अ ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है। No demand for grant can be made except on the recommendation of the president. This is the truth. Option B is correct here. Okay. So next question: the authorization of the withdrawal of the fund from the Constitution Fund of India must come from president. नहीं, president क्या करता है? president authorize नहीं करता ना, authorize कौन करती है? parliament करती है।
ठीक है, बाय वोटिंग। ओके, देन ये हो गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, all the revenue received by the union government by the way of taxes other received from the conduct of the government is credited to 2011 का क्वेश्चन है। कहाँ पे? कंटीजेंसी फंड नहीं, पब्लिक अकाउंट नहीं, डिपॉजिटेड एडवांस फंड नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके ऊपर 4 क्वेश्चंस आ रखे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, जस्ट मुझे 30 सेकेंड का ब्रेक दीजिए, विल कंटिन्यू दिस। चलो क्या करते हैं ना, ट्राई नेक्स्ट वीडियो एक ये जो कंपोनेंट ऑफ बजट है ये अगली वीडियो में लेके आते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद और थोड़ा लंबा खींचेगा। ट्राई करेंगे 20-25 मिनट की एक क्लास हो, ताकि ना कंसंट्रेशन सही हो हमारा। ओके, तो आई होप ये बेसिक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अगेन टुमारो आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, वहाँ पे हम लोग कंपोनेंट ऑफ बजट, ओके, देन कंपोनेंट ऑफ बजट के बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चन रुपीज़ कम फ्रॉम, उसके लिए मैंने न्यूमोनिक बना रखा है, कहाँ पैसा जाता है, वहाँ पे एक्सपेंडिचर आइटम्स, टाइप्स ऑफ बजट, ओके, की फिजिकल डेफिसिट, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, वो सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।